प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार आपका आज पुनः स्वागत है। आज हम काफ़ी दिनों बाद कक्षा का संचालन कर रहे हैं। आज हम निर्वाचन आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि हमारा अगला चैप्टर है। और आज के टॉपिक में हम भारत में निर्वाचन सहभागिता, उसके अर्थ एवं महत्व को समझने की प्रयास करेंगे। इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन इन इंडिया, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस को समझने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं अपने आज के वीडियो। आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और भारत ने आज़ादी के साथ ही लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था को अपने संविधान के माध्यम से अपनाया। और क्योंकि भारत एक विशाल राष्ट्र है और विशाल राष्ट्र में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाना संभव नहीं होता है, इसलिए भारत ने अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को भारत में अपनाया। भारत की जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार होता है, यानी कि निर्वाचित करने का अधिकार होता है। भारतीय जनता एक निश्चित समय के लिए अपने प्रतिनिधियों को क्या है, निर्वाचित करती है, जो कि 5 वर्ष निर्धारित है तथा उनके माध्यम से शासन कार्यों में क्या है, भाग लेती है। क्योंकि जनता क्या करती है, अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेज देती है, तो इस प्रकार वो प्रतिनिधि क्या है, जनता की मांगों को सदन के पटल पर रखते रहते हैं। और लोकतंत्र को चलाने के लिए निर्वाचन आवश्यक होते हैं, क्योंकि नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर निर्वाचन के माध्यम से ही क्या है, व्यवस्थापिका में अपनी बात को रख पाते हैं अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। इसलिए लोकतंत्र की सफलता के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन का होना अत्यंत आवश्यक है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329, जो कि भाग 15 में है, इसमें क्या है, निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण व्यवस्था का क्या है, वर्णन किया गया है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के द्वारा प्रत्येक भारतीय नागरिक को, जो कि वयस्क मताधिकार क्या है, जो कि वयस्क हो, और वयस्कता की आयु उस समय 21 वर्ष थी, तो वयस्क मताधिकार क्या है, प्रदान किया गया। वयस्क मताधिकार का अर्थ है संविधान द्वारा निर्धारित आयु प्राप्त करने के बाद मताधिकार प्राप्त होना। तो यानी कि वयस्क मताधिकार से आप क्या समझे कि संविधान ने जो निश्चित आयु निर्धारित की है, उस आयु को प्राप्त करने के पश्चात आपका मताधिकार के काबिल हो जाना, उसी को वयस्क मताधिकार कहते हैं। पहले भारत में मैंने जैसे बताया यह आयु 21 वर्ष थी, किंतु वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या है, इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। अब भारत में 18 वर्ष से ऊपर का प्रत्येक स्त्री पुरुष, वो पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। अगर वो पागल दिवालिया है तो उसको अधिकार से वंचित, मताधिकार से वंचित किया जा सकता है। वरना प्रत्येक स्त्री पुरुष को, जो कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, उन्हें मत देने का क्या है, अधिकार भारत में दिया गया है। अब हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं कि निर्वाचन सहभागिता क्या है। वैसे इसके नाम से स्पष्ट है कि निर्वाचन में सहभागिता करना, इसी को निर्वाचन सहभागिता कहा जाता है। भारत विश्व का सबसे विशाल लोकतांत्रिक देश है और भारत की जनता वयस्क मताधिकार के आधार पर विविध निर्वाचनों में भाग लेती है। वो केंद्रीय निर्वाचन हो सकता है, राज्य के निर्वाचन हो सकते हैं और स्थानीय निर्वाचन होते हैं। तीनों में ही क्या है, भारतीय जनता भाग लेती है। जनता के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन में भाग लेने की व्यवस्था को ही निर्वाचन सहभागिता कहते हैं। अगर केंद्रीय निर्वाचन में बात करें भारत में, तो अब तक क्या है, 17 आम चुनाव हो चुके हैं, जिनमें भारतीय जनता ने उत्साहपूर्वक क्या है, भाग लिया है। भारत में अब तक हुए आम चुनावों के, आम निर्वाचनों के अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में क्या है, जनता की निर्वाचन में भागीदारी में निरंतर वृद्धि हो रही है और जनसंख्या में वृद्धि तथा 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो
21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मतदान की आयु की गई है, उससे मतदाताओं की संख्या में क्या है, बहुत अधिक वृद्धि हुई है। तो निर्वाचन सहभागिता का क्या अर्थ है कि किसी राष्ट्र में कितने लोग निर्वाचन में भाग ले रहे हैं, उसी को निर्वाचन सहभागिता कहते हैं। और निर्वाचन सहभागिता में फिर कई कारण भी आते हैं कि किस कारण से भाग ले रहे हैं और क्या इनका रोक है, किस व्यक्तियों को मत दे रहे हैं, तो उन्हें हम आगे आगे आने वाले क्लासेस में अध्ययन करेंगे। अभी आप निर्वाचन सहभागिता का अर्थ समझे होंगे। अब है निर्वाचन सहभागिता की प्रमुख प्रवृत्तियां, यानी कि कौन कौन सी प्रवृत्तियां रही है भारत में निर्वाचन में सहभागिता करने की। आजादी से लेकर अब तक भारतीय निर्वाचकों में राजनीतिक चेतना का निरंतर विकास हो रहा है। जनता के राजनीतिक मुद्दों तथा उन मुद्दों पर समाज के विभिन्न वर्गों, राजनीतिक दलों व गुटों के दृष्टिकोण आदि के संबंध में रुचि में क्या है, वृद्धि हुई है। इसका कारण यह हो रहा है कि ज्यों ज्यों भारत में एजुकेशन, शिक्षा का प्रतिशत बढ़ रहा है, उसके साथ साथ ही निर्वाचन में सहभागिता या निर्वाचन के प्रति जनता की जागरूकता भी क्या है, अधिक बढ़ रही है। शहर व गांव दोनों ही क्षेत्रों में पुरुष व स्त्रियों की निर्वाचन सहभागिता में व्यापक वृद्धि हुई है। और निर्वाचन के अध्ययनों से मालूम होता है कि भारतीय मतदाता किसी भी मुद्दे पर उग्र विचारधारा के समर्थक नहीं है, वे मध्यम मार्ग के समर्थक है। उग्र विचारधारा का अर्थ होता है कि बहुत उग्र भावना या बहुत जल्दी उग्र हो जाना, तो ऐसी किसी भी भावना के भारतीय निर्वाचक समर्थक नहीं है, बल्कि वो मध्यम मार्ग में अपनाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि बहुत स्थिर हो जाते हैं, बल्कि मध्यम मार्ग से भारतीय निर्वाचक चलते हैं। इसलिए भारतीय मतदाता जीवन के राजनीतिक क्षेत्र में, लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य, सामाजिक क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक वर्गों के मध्य सामंजस्य और आर्थिक क्षेत्र में मिश्रित अर्थव्यवस्था व नियोजित विकास तथा धार्मिक क्षेत्र में धार्मिक सहिष्णुता के प्रति आस्था रखते हैं। चारों ही क्षेत्र बताए। राजनीतिक क्षेत्र में लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य, यानी कि समाजवादी, यानी कि सबको समान अधिकार प्राप्त समाजवादी राष्ट्र वे होते हैं जहां राज्य केंद्र के या राज्य सरकारों के माध्यम से अधिक जनता को क्या है, जो पूंजी होती है उस पे सरकार का अधिक से अधिक क्या होता है, स्वामित्व होता है। ऐसे राष्ट्रों को समाजवादी, किंतु लोकतांत्रिक तरीके से भारत ने ये कार्य किया है, तो उसे हम कहते हैं लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य। सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो विभिन्न सामाजिक वर्गों, चाहे वो धार्मिक हैं, चाहे किसी भी आधार पे सामाजिक समाज में जो जो वर्ग हैं, उनके मध्य हमको सामंजस्यता दिखती है। आपने सुना भी होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, या चाहे भारत में आरक्षण की व्यवस्था हो, इन सब माध्यमों से क्या है, सामाजिक वर्गों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की गई है। स्त्री पुरुष हो या फिर आपने आप देखा होगा कि ट्रांसजेंडर्स को भी क्या है, समान अधिकार दिए हैं। तो ये सामाजिक वर्गों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का ही प्रयत्न है। आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है भारत में प्राइवेटाइजेशन को भी महत्व दिया गया है और सरकारी क्षेत्रों को भी क्या है, महत्व दिया गया है। आप जानते हैं कि परमाणु ऊर्जा में भारत का क्या है, संपूर्ण जो स्थान है वो सरकारी क्षेत्र को प्राप्त है। सरकारी क्षेत्र के पास संपूर्ण परमाणु ऊर्जा है। इसके अलावा एयरलाइंस में आप देखते हैं दोनों ही हैं, प्राइवेट भी है सरकारी भी है। शिक्षा में आप देखते हैं दोनों हैं, सरकार भी जनता पर शिक्षा में खर्च करती है और प्राइवेट भी है। तो दोनों ही क्षेत्रों को मिश्रित रूप से क्या है, आगे बढ़ने का प्रयास किया गया है। और धार्मिक क्षेत्र में धार्मिक सहिष्णुता, यानी कि भारत में पंथ निरपेक्ष राज्य की क्या है, स्थापना की गई है। अब निर्वाचन सहभागिता के महत्व को देख लेते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। निर्वाचनों में जनता की सहभागिता लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है। जनता निर्वाचनों
के माध्यम से ही अपने योग्यतम शासकों का क्या है, चयन करती है तथा जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति न करने वाले शासकों को आगामी निर्वाचनों में क्या है, जनता सत्ता से हटा देती है और किसी अन्य व्यक्ति को क्या है, सत्ता सौंप देती है। निर्वाचन में जनता की सहभागिता के परिणाम स्वरूप ही वैधानिक सरकार का गठन होता है तथा सरकार को लोकतंत्रीय आधार प्राप्त होता है। निर्वाचन सहभागिता के अभाव में लोकतंत्र की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इस प्रकार निर्वाचन सहभागिता लोकतंत्र के लिए आवश्यक ही नहीं, अपरिहार्य भी। तो आपने देखा निर्वाचन सहभागिता का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। अगर जनता निर्वाचन में सहभागिता ही नहीं करेगी तो क्या है, बार बार ऐसे प्रतिनिधियों को अवसर नहीं मिलेगा जो कि जनता की भलाई के लिए कार्य करते हैं, क्योंकि जनता देखती है 5 साल तक कि जो प्रतिनिधि हमने भेजे थे वो किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। अगर वो अच्छा कार्य कर रहे हैं तो जनता उनको पुनः सत्ता सौंप देती है और अगर उन्होंने कार्य अच्छे नहीं किए तो जनता उनसे क्या है, सत्ता छीन भी लेती है। आपने देखा होगा कि आज़ादी के पश्चात, क्योंकि कांग्रेस का भारत की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण योगदान था, तो कई वर्षों तक कांग्रेस का एक छत्र राज रहा, किंतु कांग्रेस जब अपने कार्यों को करने में सक्षम नहीं रही, अपने कार्यों को अच्छे तरीके से न करने लगी, तो क्या है, धीरे धीरे पहले विभिन्न राज्यों में विभिन्न क्षेत्रीय सरकारें आई और धीरे धीरे आज स्थिति यह है कि भारतीय राजनीति में या भारतीय केंद्र सरकार में आप देखते होंगे कांग्रेस के पास जहाँ 50-55 सीटें ही बची हुई है, वहाँ अन्य विभिन्न दल कांग्रेस से बहुत अधिक सीटें लेकर सत्ता के शिखर पर पहुंचे हुए हैं, यानी कि संसद में स्थान प्राप्त किए हुए हैं। तो आपने निर्वाचन सहभागिता के अर्थ और महत्व को समझा होगा। अगर मैं अपने प्रयास में सफल हुआ हूं तो कमेंट करके अवश्य बताएं कि वीडियो कैसा लगा। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।